In which article of the Indian Constitution is the UCC mentioned? What is the primary objective of implementing a uniform civil code in India? Which political party in India has been a strong advocate for the implementation of the UCC? Which case in 1985 sparked a nationwide debate on the UCC? ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे तो जरूर, तो मैं इन सब का आंसर आपको इस डिस्कशन में आज दूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सन 1948 में जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था और प्लूरलिज्म की वैल्यू पर चर्चा हो रही थी, इसने तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही डिवाइड कर दिया था। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने महीनों तक इस पर चर्चा किया, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई और फाइनली एंड में क्या हुआ, उन्होंने समझौता कर लिया। क्या आप जानते हैं समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पे ये हुआ समझौता क्या था? सभी के लिए समान नागरिक संहिता। इसका मतलब होता पर्सनल लॉ का खात्मा। लेकिन ये पर्सनल लॉ है क्या? एक्चुअली एक धर्म ग्रंथ पे बेस्ड कानून जिसने कि एक्चुअली जीवन में काफ़ी चीज़ों को रेगुलेट किया है, चाहे वो डाइवर्स हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड बातें हों, चाहे वो इनहेरिटेंस की बातें हों, या तो अडॉप्शन ऐसी बातें हो, इवन गार्जियनशिप तक के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है इसमें। एंड इनफैक्ट इनमें से कई कानून तो डिस्क्रिमिनेटरी माने जाते हैं, जो कि अल्पसंख्यक समाज और महिलाओं के लिए काफ़ी अनुचित है। सरिया कानून में तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से मुस्लिम महिलाओं को विरासत से जुड़े हुए चीज़ों में उनको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर लें तो महिलाओं का पुनर्विवाह एक ऐसा मुद्दा है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो चाहती थी वही हुआ, ऐसे कानून को खत्म करें या तो सीमित करें। वे भारत पे एक संविधान द्वारा शासन करना चाहते थे ताकि समान कानून सभी नागरिकों पर उनके धर्म, सेक्स, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की परवाह किए बिना समान रूप से लागू हो। वन नेशन वन लॉ जिसका उद्देश्य था, लेकिन ऐसा नहीं था। समान नागरिक संहिता को संविधान में नहीं अपनाया गया था। वन नेशन, आप क्यों देखते हैं कि भारत एक डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री था? धर्मों, नस्लों, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना की एक सचेत अराजकता को एकजुट करने के लिए उस समय एक कानून के तहत देश को एक बेहद कठिन कार्य के रूप में देखा गया था। साथ ही इस्लामिक कट्टरपंथियों और ऑर्थोडॉक्स हिंदू दोनों पक्षों की ओर से समान नागरिक संहिता को भारी विरोध की सामना करना पड़ा था। वे सरिया और शास्त्र चाहते थे। व्यक्तिगत कानूनों को निर्धारित करने के लिए उन्हें डर था कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा पिटारा खोल देगी, इससे कम हो जाएगा उनका अधिकार। इसलिए उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया और देश में सामाजिक अशांति की चेतावनी जारी कर दी। भारत के संविधान के निर्माता पीछे हट गए। उन्होंने प्रस्ताव को आर्टिकल 44 में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में ऑप्शनल बना दिया। इसमें कहा गया कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डेड लेटर बनकर रह गई। उन्होंने इसे लागू करने का निर्णय तब लिया जब भारत ये स्वीकार करने के लिए तैयार था। Is it really the time for India to have uniform civil code that is one nation, one law? Hi and welcome back on my channel. Myself Raju Singh, a YouTuber who create contents on education, a public speaker who interact with students and a strategist. And today I came to you with arguably the most contentious concept of modern Indian history that says that it is a concept to govern India under a law. लेकिन वास्तव में यह समान नागरिक संहिता है क्या? एक राष्ट्र के लिए एक कानून। इतिहासकारों का कहना है कि इसकी उत्पत्ति का पता रोमन से लगाया जा सकता है। वे खुद को पवित्र ग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि नागरिक कानून के आधार पर नियंत्रित करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने उन नमों की संहिता का पालन किया जो जाहिर तौर पर इतिहास की सबसे पुरानी कानून संहिता है। इसने लोगों को नियमों में के एक सेट के साथ खुद को एक परिवार के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। वैसे अमेरिकन संविधान की बात करें तो इसका एक और उदाहरण है, राइट? ये कहता है कि सभी मनुष्य समान दिमाग से बने हैं। इमेजिन कीजिए कि अमेरिकी पॉलिसी मेकर ने कहा होता कि केवल गोरे लोगों का समान बनाया जाता है तो अमेरिकी इतिहास अलग होता, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकी कानून सभी नागरिकों को समान मानता है और उन सभी को समान कानून को पालन करना होगा।
खैर, भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ के कानून, धर्म, जाति, संस्कृति, यहाँ तक कि भूगोल पर आधारित है। खास करके जब संपत्ति और विरासत के अधिकार की बात आती है तो उत्तर पूर्व भारत के राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वे मुख्य धारा के कानूनों द्वारा शासित नहीं होते। वे अपना खुद का कानून बनाते हैं। व्यक्तिगत कानून उनके रीति रिवाजों और प्रथाओं पे आधारित है, चाहे वे कितने भी पुरातन क्यों ना हो। और कहा जाता है कि ये कानून इन राज्यों की अनोखी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। फिर हम धर्म पर आते हैं। भारत में मुस्लिम्स के लिए कुछ व्यक्तिगत कानून कुरान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वे ज्यादातर विवाह, तलाक, विरासत और बच्चों की हिरासत से संबंधित हैं। महिलाओं को पनिशमेंट देने का अधिकार शरिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसी तरह के एक महिला के लिए संपत्ति की विरासत का अधिकार, यहाँ तक कि एक बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी शरिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और यह सब महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दया पर छोड़ देता है, जो अधिकतर पुरुषों द्वारा संचालित और मौलवी से प्रभावित संस्था है। वैसे क्या आप जानते हो अंग्रेजों ने इसके गठन का समर्थन क्यों किया था? सिंपल है, बांटो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। इस बारे में सोचें कि भारत को वाटर टाइट ट्रेंचेस में विभाजित रखने के लिए अलग अलग समुदाय और अलग अलग नियमों के कारण घर्षण विभाजन होगा और अंग्रेज इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। दुर्भाग्य से भारत के लिए यह आजादी के बाद भी जारी रहा है। यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की कोशिशों की कमी की वजह से नहीं था। वे सभी व्यक्तिगत कानूनों से छुटकारा पाना चाहते थे और एक नागरिक संहिता लाना चाहते थे। अम्बेडकर ने इनफैक्ट तो वास्तव में इसके सबसे प्रबल समर्थक थे। यहाँ what he said in a Constituent Assembly debate. I'm quoting him. I personally do not understand why religion should be given this vast, expensive justification so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. After all, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequities and discrimination, which conflict with our fundamental rights. It is therefore quite impossible for anybody to conceive that the personal laws shall be excluded from the jurisdiction of the state. और नेहरू इस सब से सहमत थे, लेकिन उन्हें नागरिक संघर्ष की आशंका थी। उनका मानना था कि मुस्लिम जो विभाजन के बाद भारत वापस आ गए थे, असुरक्षित महसूस करेंगे यदि एक नागरिक संहिता तुरंत लागू की जानी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि सुधार के प्रति उनकी उतरन और बेसिकली मैं अगर बात करूं तो अत्यधिक सहानुभूति थी, लेकिन इसके लिए समय अभी उपयुक्त नहीं था। Allow me to quote Nehru. I want to prepare the ground for it and this kind of thing is one of the method of preparing the ground. उन्होंने इस तरह की बात कही। उनका इशारा हिंदू कोड बिल से था। ये 1950 के दशक में हिंदू पर्सनल लॉ को कॉडिफाई एंड रिफॉर्म करने के लिए पारित किया गया। कई कानून में से एक थे। कुछ व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर दिया गया था। नेहरू ने कहा कि यह समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन 1980 के दशक तक ये वहीं रुका रहा। प्रसिद्ध शाहबानू मामले के कारण इसमें फिर से तेजी आई। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था कि एक महिला ने अपने पति से तलाक लेने के बाद न्याय की गुहार लगाई। उसकी शादी को 40 साल हो गए थे और उसके 5 बच्चे थे। फिर पति ने उसे छोड़ दिया और गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम कानून के मुताबिक वह केवल 3 महीने की गुजारा भत्ते की हकदार थी। शादी के 40 साल के बाद सिर्फ 3 महीने की भत्ते, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई। अदालत ने शाहबानू के पक्ष में फैसला सुनाया। शाहबानू को गुजारा भत्ता दिया गया। मुस्लिम मौलवियों और राजनेताओं ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला इस्लामिक कानून के विपरीत था। वे सड़कों पर उतर आए। उन्होंने फैसले को रद्द करने के लिए कहा। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार एक कानून लेकर आई थी, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इसने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते के अधिकार को केवल 90 दिनों तक सीमित कर दिया। समान नागरिक संहिता पर बहस और तेज हो गई। Once the Supreme Court of India said a common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws that have conflicting ideologies. ये 3 दशक पहले की बात है। तब से लेकर अब तक कई शाहबानूस हो चुकी है। पर्सनल लॉ पर कई अदालतों में लड़ाई होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कई याचिकाएं, पिटीशन दायर की गई, लेकिन कोई भी सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसका वादा किया था। 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने विभिन्न धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून को सर्वोत्तम प्रावधानों के शामिल करने का वादा किया था।
वे 9 वर्षों से सत्ता में है, फिर भी कहते हैं कि यूसीसी के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक उन्होंने इसके लागू नहीं किया है। और अब पीएम मोदी के स्टेटमेंट के बाद इस पर डिस्कशन फिर से शुरू हो गई है। आलोचकों और विपक्ष का कहना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एक कदम है, कि यह भारत के मुसलमानों को निशाना बनाएगा। राजनीतिक और धार्मिक समूह, यहाँ तक कि उत्तर पूर्व के आदिवासी समुदाय भी इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि यह बहुसंख्यक हिंदू विचारों को अल्पसंख्यक पर थोपने की साजिश है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक इससे सहमत नहीं है। ये केवल एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी लाएगा, महिलाओं और उत्पीड़ित धार्मिक समुदाय के उत्थान करेगा। वे गोवा राज्य की ओर इशारा करते हैं। ये समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। आप देखिएगा, जब अंग्रेजों ने शेष भारत पर शासन किया तब 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। उन्होंने सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू की। ये अभी भी लागू है। फिर आपके पास कुछ इस्लामिक देश हैं जिन्होंने अपने पर्सनल लॉ के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यक्तिगत कानूनों में सुधार किया है, जैसे कि टर्की, टूनिशिया, मोरक्को, इजिप्ट, जॉर्डन। उन सभी ने अपने संविधान के अनुसार पर्सनल लॉ को कोडिफाइड किया है। टर्की एंड टूनिशिया ने बहुविवाह को समाप्त कर दिया। जॉर्डन एंड इजिप्ट ने 3 तलाक पर बैन लगा दिया। यदि मुस्लिम देश व्यक्तिगत कानूनों में सुधार कर सकते हैं, यदि पश्चिमी लोकतंत्र समान नागरिक संहिता का पालन कर सकते हैं, तो क्यों भारतीय आजादी से पहले पारित कानूनों के तहत रह रहे हैं? सवाल राजनीतिक से ज्यादा कानूनी है, और ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों में रूढ़िवादी प्रथाएं नहीं है। There are biases and personal laws of every faith in India. Laws pertaining to succession among Hindus are unequal. Laws pertaining to inheritance among Christians are lopsided. Even Sikhs, Jain and Parsis are governed by the same laws as Hindus, no matter how distinct their practices and cultures are. तो आप ही बताइए, is it correct time to put an end to all this, to unite India under one law, or is it just a political agenda? Should government implement it? Or do write your point of view in this comment box to reach out to the parliament. Thank you for joining me and thank you for having your time. Jai Hind.